नमस्कार। मैं संतोष सिंह। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिल जाता, आप सीबीआई में काम करते हैं क्या, कि बिहार पुलिस में काम करते हैं? झूठ जब फिर आकर कहते हैं, चला देते हैं कुछ से कुछ खबर। मैंने 4 दिन पहले खबर चलाया था ना कि खान के बॉडीगार्ड के लाइसेंस को लेकर सवाल खड़ा हुआ है। आज सारे अखबार के खबर पर, फ्रंट पेज पर खबर छपी है। 4 दिन बाद कुछ तो बात है हमारी कि मिटती नहीं हस्ती। खबर कहाँ से निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, 28 वर्षों का अनुभव है। खैर, आज वो सवाल नहीं है। सवाल क्या है कि आखिर जो बातें सामने आई हैं उससे खान की कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि ये तय हो गया कि जो आत्मरक्षार्थ गोली चलाने की बात खान कर रहे थे, बाद में जब वीडियो सामने आ गया कि गोली जो है खान की तरफ से चली है, तो उन्होंने कहने लगा कि हमने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई है, जिस आधार पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनके गिरफ्तारी, इनके और इनके लोगों की गिरफ्तारी पर रोक है और गार्ड दोनों इनका जेल में है, जिस पर सुनवाई चल रही है। बहुत ताकत लगाए हैं, लेकिन कहीं कहीं चीज़ें इस तरीके से इनके प्रतिकूल होती जा रही है कि अब पैसा के सहारे बहुत कुछ नहीं होता है, ये बात हम कह देते हैं। और इनके यहाँ से कितना दरोगा, कितना डीएसपी बना है, ये सबको पता अब चल चुका है। इनके इस बार देख रहे हैं ना कि जो लोग को कह रहा है कि ये बना है, वही खंडन कर दे रहा है। लेकिन जो सवाल है, एक रोशन ने जो एक एफआईआर दर्ज किया था, एक आवेदन दिया है जिसमें कि जेल में इसको मारने की साजिश हुई है, इसके दोनों बॉडीगार्ड ने, वो एफआईआर भी दर्ज हो गया और उसी एफआईआर के साथ टैग हो गया है वो आवेदन। मतलब अब उस बिंदु पर कॉन्स्पिरेसी, जेल के अंदर में उसके मारने की साजिश रची गई थी, उस कॉन्स्पिरेसी पर भी अब केस चलेगा। लेकिन इस केस में जो इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इनका एक गनधारी जिसका लाइसेंस सिर्फ यूपी के लिए वैलिड है, वो यहाँ आकर चला है, तो वो अनलीगल आर्म्स, मतलब अवैध हथियार हो गए। उनका लाइसेंस तो रद्द होगा ही होगा। उन पर जो फायरिंग करते हुए जो वीडियो है, जिसको उन्होंने स्वीकार किया है कि आत्मरक्षार्थ हमने चलाया है, वो आत्मरक्षार्थ तो बात की बात है। अब जब हथियार ही अवैध हो गया तो आप आर्म्स एक्ट में आपको 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। उसी तरीके से दूसरे बॉडीगार्ड को, जिसके पिता की हत्या हुई थी, जो मैंने चलाया भी था, संकेत में आपको बताया भी था, उसको पूरे देश में उस लाइसेंस के सहारे हथियार लेके अपनी रक्षा करने के लिए वो ले जा सकते थे। ये तो खान की रक्षा करने के लिए आ गए, तो वो भी गलत हो गया। तो लाइसेंस रद्द तय है, आर्म्स एक्ट में मुकदमा तय है और रिकवरी है, वीडियो है, इसलिए सजा भी तय है। इसमें कहीं कोई उनका पिली चलने वाला नहीं है कि हमने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई है, क्योंकि पहले एफआईआर में इस बात की चर्चा उन्होंने नहीं की है। खान के जो लोग एफआईआर दर्ज किए थे, इसलिए वो भागे फिर रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी में वो भी जेल जाएंगे। और खान वहां मौजूद है उस फायरिंग के दौरान। खान मीडिया को बयान दे रहा है, घटना के समय हम मौजूद हैं। तो कॉन्स्पिरेसी में, जिस कॉन्स्पिरेसी में रोशन जेल गया और रोशन का भाई फरार रहा, नेपाल में उसकी मौत हो गई, ठीक उसी तरीके का कॉन्स्पिरेसी का चार्ज खान पर एस्टेब्लिश हो रहा है। और ये चार्ज अगर एस्टेब्लिश हो गया तो समझिए कि 5 से 10 साल तक की सजा इनकी भी तय है। अब ये हाई कोर्ट से या कहीं से इनको रिलीफ भी नहीं मिलेगा एफआईआर पेश करने का, क्योंकि पुलिस की डायरी में वो सारी बातें आ गई हैं जो, मतलब कह सकते हैं साक्ष्य के तौर पर, और उसमें कई तरह के गैर कानूनी कार्य जुड़ गया है। इसलिए अब एफआईआर तो कैसिंग की बात है, जो हाईकोर्ट में उसने सुनवाई की, तो दूर की बात है। कल बॉडीगार्ड को भी जमानत होगा कि नहीं होगा, इस पर भी संदेह व्यक्त कर जाने लगी है। नियमित जमानत, हाँ, खान को हो सकता है कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, लेकिन कई शर्तों के साथ, जो शर्त उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुरेश प्रसाद सिंह, जो क्राइम
के एक्सपर्ट वकील माने जाते हैं, उससे हमने लंबी बातचीत की है खान के इस खेल को लेकर। क्या कहते हैं जरा आप भी सुनिए और समझिए कि खान की मुश्किलें अब किस हद तक बढ़ चुकी हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हम संतोष बोल रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। सर, ये एक मामला खान टीचर को लेकर है। अभी सुनवाई चल रही है। हाँ हाँ। इसमें मामला ये हुआ था कि दो कोचिंग संस्थान के कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई। अच्छा। उस मारपीट में खान ने एफआईआर दर्ज किया कि अटेम्प्ट टू मर्डर का, कि हमारे कर्मचारी के साथ ये किया। हाँ। उस मामले में गिरफ्तारी हुई। जिस कोचिंग हम्म। संस्थान के संचालक को उन्होंने कॉन्स्पिरेसी में रखा था, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। हाँ और गिरफ्तारी हो गई। पूरा प्रोसेस के 48 घंटे बाद जो है एक वीडियो हाँ। वायरल हुआ, जिस ओके। वीडियो में उसका 2 बॉडीगार्ड जो है, तथाकथित बॉडीगार्ड कहिए जो भी है, वो फायरिंग हम्म करते हुए दिखे। हम्म। जबकि उन्होंने एफआईआर में कहीं भी चर्चा नहीं की कि हाँ, हमारे कोचिंग संस्थान पर हमला हुआ तो हमारे साथ रहने वाले गार्ड ने जो है सो फायरिंग की। सबकी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। हाँ हाँ। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसी वीडियो के आधार पर थाना प्रभारी ने जो है सो एफआईआर दर्ज किया और उसमें उन दोनों की गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि ये दोनों यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा। एक के पास जो लाइसेंस है वो सिर्फ यूपी में ही वैलिड है, मतलब हाँ उसका हाँ। आप हथियार का लाइसेंस आप यूपी में ही यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरे जो इनके गार्ड हैं, उनके हम्म पिताजी की हत्या हुई थी तो उनको सेल्फ डिफेंस में जो है सो हथियार दिया था सरकार, लाइसेंस। वो पूरे अच्छा। भारत का है। हम्म। लेकिन ये पटना में कई वर्षों से रह रहे हैं या कई महीनों से रह रहे हैं, हम्म। लेकिन इसकी सूचना न तो यहाँ से आरक्षण मजिस्ट्रेट को दिया, न ही यहाँ संबंधित थाना को दिया है। हम्म। अब जो ये घटना घटित हुई है और अब ये जो बात सामने आई है, तो क्या हथियार का इस्तेमाल सही है और सेल्फ डिफेंस का जो इनका तर्क है वो कितना सही है? देखिए, सेल्फ डिफेंस इमीडिएट इंस्टिंक्ट होता है। जी अगर आपको अभी कोई हमला करता है जी। तब अपने बचाव में आप यूज कर सकते हैं, बट इट इज ए वेरी वीक डिफेंस। आपको स्टेब्लिश करना होगा कि आपके जान पर खतरा, लाइफ थ्रेट था या नहीं उस समय। अदरवाइज सेल्फ डिफेंस का ये जो लॉजिक है वो अप्लीकेबल है। पार्टिकुलर इन दिस इस केस में जब पहले ही एफआईआर आपने किया और उसके बाद वो जेल चला गया व्यक्ति, तो उस व्यक्ति से आपको लाइफ थ्रेट कहां से हो सकता था जो जेल के भीतर था। इसलिए सेल्फ डिफेंस का जो ये इनका जो ग्राउंड है वो अपने बचाव में एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है। ये एक स्टोरी प्रोपाउंड किया गया टू डिफेंड हिम। और दूसरी बात, अगर यूपी का कोई लाइसेंस है, आर्म्स लाइसेंस, तो दैट इज कन्फाइंड टू द स्टेट, टू द जुरिस्डिक्शन ओनली, जिस जुरिस्डिक्शन में दिया गया है उसको। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में दिया गया हो तो डिस्ट्रिक्ट में ही वो मान्य है। अगर पूरे यूपी के लिए दिया हुआ तो यूपी में ही यूज कर सकता है। बिहार में आने के लिए उसको स्पेशली उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी से उसको परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। और दूसरा केस जो है जिसमें आप कह रहे हैं कि पर्सनल उसको अपने सेल्फ सिक्योरिटी के लिए उसको मिला था, उसके फादर की हत्या हुई थी, तो अगर कोई प्रोफेशनल अगर कोई काम करता है, उस प्रोफेशनल यूज करता है उस आर्म्स का, तो ये भी प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है। प्रोफेशनल के लिए तो बकायदा उसको उसके लिए लाइसेंस इशू करवाना होगा ना। अपने व्यक्तिगत उसके लाइफ सिक्योरिटी के लिए, लाइफ और प्रॉपर्टी के थ्रेट अगर कुछ है, उसके फादर की हत्या हुई है, अगर उसको मिला है तो वो उसके अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मिला हुआ है, प्रोटेक्शन के लिए नहीं मिला है। हाँ, इट इज नॉट द प्रोटेक्शन ऑफ अदर्स। अच्छा, तो ये तब तो हथियार का इस्तेमाल। दूसरी बात यह है कि अगर खान को अगर अपने सिक्योरिटी की चिंता है तो यहाँ पर ऑलरेडी सुरक्षा समिति है, सिक्योरिटी कमेटी है, उसमें उनको अप्लाई करना चाहिए था। वहां से वो पुलिस का बॉडीगार्ड ले लेते अपने कॉस्ट पर। प्राइवेट बॉडीगार्ड जनरली ये लोग लगता है अपना अपना एक जलवा दिखाने के लिए आज के डेट में एक फैशन हो गया है। हाँ, वही तो। आप इतने बड़े टीचर हैं, आप 10-10 हथियारबंद लोगों को लेकर चलते हैं, तो आप तो बिहार सरकार को आप जितना चाहे उतना आपको पेड करके दे सकता है बॉडीगार्ड। बिल्कुल दे सकता है। अगर आप कैपेबल तो है हैं, तो कैपेबल है तो अप्लाई कीजिए डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कमेटी में, और वो इंक्वायरी करेगी, जांच होगा, पता चलेगा कि यस आपको लाइफ थ्रेट है, तो सर्टेनली यू विल बी गिवन द प्रोटेक्शन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन ये तो कंप्लीटली इलीगल है कि किसी आदमी को आप प्राइवेट बॉडीगार्ड लेके गोली चलवाएं। ये जस्टिफाइड किसी कॉर्नर से हो नहीं सकता है ना। तो तब तो मान लीजिए कि ये माना जाए कि ये हथियार मतलब जो है सो अवैध है।
यूपी में अगर यूपी के लिए वैलिड लाइसेंस है तो बिहार में यूज करना ही अवैध है, इलीगल है वो। उससे जो गोली चली है तो वो हाँ आर्म्स एक्ट में जिस तरीके की धाराओं का इस्तेमाल होता है अवैध हथियार का, उस एक्ट हाँ, में। वो तो पुलिस लगाएगी ही। तो मतलब ये बात तो मतलब जो चीजें सामने आई हैं। अच्छा, एक तो वो क्लियर है कि यूपी तक ही इस्तेमाल आप कर सकते, दूसरा जो बिल्कुल। पिताजी के हत्या के बाद दिया गया था वो यहाँ है वो सेल्फ प्रोटेक्शन में है, वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है। हाँ, इट और इज यहाँ नॉट द प्रोटेक्शन ऑफ अदर्स। उनका हथियार का क्या होगा, वो कैसा माना जाएगा? वो तो उसका कैंसिलेशन के लिए उसका प्रोसेस चलेगा, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगा वो कैंसिल कर सकता है। क्योंकि आप अगर स्टेट से दूसरे स्टेट आ रहे हैं तो अपने स्टेट को भी आपको सूचित करना होगा। बिल्कुल, जहां लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करना होगा। तो मतलब ये पूरा जो प्रक्रिया है उस हाँ, प्रक्रिया में ये माना जाएगा कि दोनों का हथियार जो है अवैध है। देखिए हथियार वैध है, हाँ, उसका यूज जो है इलीगल है। अच्छा, हम्म। तो उसमें हथियार अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के यहाँ से जेन्युइनली वो हथियार लाइसेंस इशू हुआ है तो वो जेन्युइन है, बट लेकिन उसका जो यूज हुआ है दैट इज मिसयूज्ड। तो मतलब एक्ट में क्या होगा? एक्ट में मिसयूज अगर कोई करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है। अच्छा, तो वो आर्म्स एक्ट वाला ही पनिशमेंट है या उसका दूसरा कोई ये है? नहीं, आर्म किसी के आर्म से किसी का आप मर्डर करते हैं तो 302 नहीं लगेगा। हाँ, अटेम्प्ट टू 307 नहीं होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं होगा, वो हाँ, तो होगा ही। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आर्म्स एक्ट में जो प्रोविजंस है उसके तहत वो सैंक्शन होगा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी देगा सैंक्शन और प्रोसिक्यूशन होगा उसका। तो सिर्फ प्रोसिक्यूशन का ही होगा या आर्म्स एक्ट में भी कार्रवाई होगी इस पर? उसमें भी कार्रवाई होगी, और दोनों पर कार्रवाई होगी? दोनों पर कार्रवाई। लाइसेंस के कैंसिलेशन की प्रक्रिया भी चल सकती है हाँ, और उस व्यक्ति पर आपराधिक जो कृत्य किया है उसके लिए भी आपराधिक मुकदमा चलेगा, उसको अप्रोप्रिएट दंड भी मिल सकता है। मतलब सेल्फ डिफेंस में का तर्क इस पे नहीं चलेगा? सेल्फ डिफेंस का तर्क बहुत वीक है, उसको एस्टेब्लिश करना आपका दायित्व है। जो आदमी कहता है कि हमने सेल्फ डिफेंस में चलाया, ओनस लाइज अपॉन हिम टू प्रूव दैट आई हैव यूज्ड वेपन इन माय ओन डिफेंस। उसमें आपको दिखाना होगा कि अगर मैं यूज नहीं करता तो मेरी हत्या हो सकती थी उस समय। और आप एफआईआर दर्ज किए हैं, जिस घटना के संदर्भ में आपने जो एफआईआर दर्ज किया है उस एफआईआर में कहीं आपने चर्चा नहीं की कि हमने सेल्फ डिफेंस में हमने गोली भी चलाई है, तो क्या ये गैर कानूनी नहीं है? ये ट्यूनेबल नहीं है। हाँ, ये आफ्टर थॉट हो सकता है, कंकॉक्टेड स्टोरी हो सकती है क्योंकि अपने आप बचाव के लिए। हाँ, क्योंकि आप तब जब वीडियो वायरल हुआ 48 घंटे के बाद, तब आप कहने लगे कि हम सेल्फ डिफेंस में मारे। तो हो सकता है कि ये तर्क या ये लीगली कितना स्ट्रांग होगा ये बात तो डिपेंड करेगा ट्रायल में किस तरह से वो प्रूफ कर पाता है इस चीज को। हाँ, कोई व्यक्ति अपना जो डिफेंस ले रहा है तो उस डिफेंस को तो उसको प्रूव करना होगा ना। मतलब जमानत पर भी तो इसका असर पड़ेगा। जमानत देने के समय में तो जमानत के लिए वो सारी क्राइटेरिया देखी जाएंगी कि ग्रेविटी ऑफेंस का क्या है, इंटेंशन क्या है, और आप जो मांग रहे हैं जमानत उसमें आपका लीगल ग्राउंड कितना है और आपको जरूरत कितनी है, और आपको अरेस्ट नहीं किया करने से सोसाइटी को क्या हार्म हो सकता है। ये जमानत के बिंदु पर बहुत एलिस्टेशन हैं और नीरज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा हुआ है कि कौन कौन परिस्थिति में आपको बेल देना है, कौन कौन परिस्थिति में बेल नहीं देना है। यहाँ तो एक तरह से देखा जाए तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कम लग रहा है, गैंग वार ज्यादा लग रहा है। ठीक कह रहे हैं सर। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, एगो फोटो भेज दीजिए तो। अच्छा, आप अपना फोटो भेज दीजिए सर। ठीक सर, ठीक।